हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आज आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 जो 9वीं कक्षा की है उसका प्रथम पाठ दो बैलों की कथा उसको पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे और उसको समझेंगे। कहानी को बहुत ही सरल शब्दार्थ में बहुत ही सरल तरीके से। तो और इससे पिछली वीडियो में हम आपको प्रेमचंद जी के बारे में बता चुके हैं। प्रेमचंद जी के जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और साहित्य महत्व और भाषा शैली के बारे में आपको बता चुके हैं बच्चों। जिसने भी मेरी वो वीडियो ना देखी हो तो पहले आप प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ें, उनके बारे में जानें और फिर उसके बाद अगर आप इस कथा को पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और इस कहानी को आप बड़े हृदय से लगा करके आप समझेंगे कि हाँ, स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है और स्वतंत्रता कितनी महंगी होती है और कितनी संघर्षपूर्ण होती है। तो चलिए बच्चों, आइए शुरू करते हैं ये पाठ। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। बुद्धिहीन का मतलब है बेवकूफ। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं, परले दर्जे का मतलब ऊपरी दर्जे का बहुत बड़ा वाले बेवकूफ कहना चाहते हैं, और बुद्धिहीन जिसमें बुद्धि ही ना हो तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है। ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। सिंघनी से तात्पर्य शेरनी का और अनायास का मतलब अचानक। सॉरी, ब्याही हुई गाय, ब्याही हुई मतलब जिसके बछिया हो या बछड़ा हो तो वो गाय जरूर सींग मारती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। क्रोध अर्थात गुस्सा आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। वैशाख एक महीना होता है जो हिंदी महीनों के नाम होते हैं। उसमें उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद का मतलब दुख हमेशा छाया ही रहता है। सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। अर्थात ना तो वो कभी सुखी दिखाई देता ना दुखी दिखाई देता। उसे लाभ हानि किसी से कोई मतलब नहीं, हमेशा एक सा ही बना रहता। उस पर किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अगर वो बहुत ज़्यादा खुश है तो तेज तेज हंसने लगे, या बहुत दुखी है तो रोने लगे, ऐसा अर्थात उसमें कुछ भी ऐसा उल्लास या कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। ऋषि मुनियों, जैसे कि ऋषि मुनि होते हैं बच्चों, तो यहाँ पर जो का जो गधे का उदाहरण है वो ऋषि मुनियों से मिलाया गया है। अर्थात ऋषि मुनियों के समान उस गधे का परिचय यहाँ पर दिया गया है। किसने? मुंशी प्रेमचंद जी ने। अर्थात जो ऋषि मुनि होते हैं उन्हें किसी की भी कोई बात कभी बुरी नहीं लगती, चाहे वो अच्छी कितनी भी बुरी कह दें, और कोई बात इतनी अच्छी भी नहीं लगती कि वो उसकी तारीफ के पुल बांधते रहें और इतने खुश हो जाएं। अर्थात ऋषि मुनि हमेशा सदैव एक जैसे ही परिस्थिति में रहते हैं। उन्हें लाभ हानि से कोई मतलब नहीं, सुख दुख से कोई मतलब नहीं, हमेशा भगवान का भजन करते रहेंगे बस, और अपने ध्यान में रहते हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। किसको? गधे को। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। अर्थात ऋषि जिस तरीके से रहते हैं, किसी भी तरीके से अपने आप को ढाल लेते हैं और वैसे ही रहते हैं, तो इसी तरह से जो गधा है उसमें भी ऋषि मुनियों जैसे ही गुण हैं, लेकिन इतना अनादर कहीं नहीं देखा। मतलब गधे की इतनी बेइज्जती कहीं नहीं देखी। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। अर्थात इतना सीधा होना भी इन संसार में अच्छा नहीं है। देखिए ना,
भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। देखो बच्चों, उस ये जो प्रेमचंद जी ने स्टोरी उस समय लिखी है, ये कहानी जब जो हमारे देश के लोग हैं वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और कुछ हमारे हिंदुस्तान के लोग अफ्रीका में भी थे, और उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा था वहाँ अफ्रीका में। उस समय की कहानी है ये। तो प्रेमचंद जी ने यहाँ पर उसको दर्शाया है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। ये सब जो बातें हैं, ये सब बातें मुंशी प्रेमचंद जी ने भारतीयों के लिए लिखी हैं कि भारतीय लोग जो हैं वो कैसे हैं, शराब भी नहीं पीते और 4 पैसे मुसीबत के समय बचा कर भी रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, अर्थात पूरी मेहनत से काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते, और अगर कोई 2-4 बातें कह भी देता है गुस्से में तो फिर भी अपना मुंह बंद रखते हैं और चुप होकर शांत हो जाते हैं, और फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं, अर्थात वो आदर्श लोग नहीं हैं, वो जीवन के काफ़ी निम्न स्तर को जीते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, अर्थात अगर भारतीय लोग भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, अर्थात जैसे अमेरिका के लोग उनके साथ बर्ताव करते हैं और वो भी उन्हीं के साथ ऐसा बर्ताव करते, तो सभ्य कहलाने लगते। कौन? भारतीय। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। गण्य का मतलब है यहाँ पे गिनती में आ गया, मतलब उनकी। जो जापान भी गुलाम था, लेकिन जब उसने लड़ाई करी स्वतंत्रता के लिए तो वो भी अपना एक मुकाम बना पाया, अर्थात वो भी आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, और उसे भी एक सभ्य जातियों में गिन लिया गया। लेकिन गधे का छोटा भाई और भी है। गधे का जो छोटा भाई है वो प्रेमचंद्र जी ने किसे बताया है? तो सुनिए, जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। कौन है? बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसे से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया के ताऊ का मतलब है बैल से। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा घर में जब किसी को गुस्सा आ जाता है तो यूँ तो कहेंगे या तो ये तो गधा आदमी है या गधा है, या फिर ऐसे कहते हैं कि बिल्कुल ही बैल बुद्धि है। ठीक है, तो प्रेमचंद जी ने बैल को बछिया का ताऊ कहा है और गधे का छोटा भाई कहा है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर भी देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। अर्थात जो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ है यहाँ पर कौन है? गधा है। लेकिन उससे कम बेवकूफ़ कौन बताया है यहाँ पर? प्रेमचंद जी ने बैल को बताया है। ठीक है, अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। किसका? बैल का। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। तो इस कहानी में झूरी काछी एक आदमी है, एक किसान है जिसके 2 बैल हैं। 2 बैल हैं और एक का नाम है हीरा और दूसरे का नाम है मोती। दोनों पछाई जाति के हैं। पछाई जाति से मतलब है पश्चिम उत्तरी प्रदेश है, उधर की साइड के हैं ये। देखने में सुंदर, काम में चौकस, अर्थात जो काम में है एकदम से सतर्क रहते हैं, चौकस रहते हैं, हमेशा अपने काम को बढ़िया तरीके से करते हैं, चौकन्ने रहते हैं, इस तरीके से आप कह सकते हैं। डील में ऊंचे, अर्थात उनका जो शारीरिक ढांचा है वो काफ़ी अच्छा ऊंचा कदकाठी के,
बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। अर्थात हीरा और मोती दोनों बैल एक साथ ही रहते थे। मतलब एक साथ ही जो एक नाद बना देते हैं जिसमें ये बैल और गाय भैंस वगैरह चारा खाती हैं, तो वहाँ पर एक साथ ये हीरा और मोती को खूंटे में बांध दिया जाता था और दोनों एक साथ वहाँ खाना खाते थे। तो उन दोनों में दोस्ती हो गई थी। दोनों आमने सामने या आस पास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा का मतलब है, अब जानवर है तो बोल तो पाएगा नहीं। जैसे कि बैल आपस में अगर बात करते थे, मूक का मतलब जैसे गूंगा आदमी। जैसे कोई गूंगा आदमी हो तो वो अपने विचारों को, अपनी भाषा को कैसे बोलेगा, इशारों में बोलेगा। लेकिन वो जो दोनों थे वो भी ऐसे ही बात करते थे और एक दूसरे के विचारों को समझ जाते थे। मुंह बंद करके बैठकर बातें करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था, मतलब एक बैल जैसे हीरा और दूसरा बैल मोती, तो दोनों हीरा और मोती एक दूसरे की बातों को बिना कहे ही समझ जाते थे या बोले। हम नहीं कह सकते, अर्थात लेखक नहीं कह सकता इस बात को, यह वह नहीं समझता था कि किस तरीके से दोनों एक दूसरे की भाषा को समझ जाते थे। अवश्य ही उनमें कोई गुप्त शक्ति थी। गुप्त का मतलब छुपी हुई कोई शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। श्रेष्ठता अर्थात बहुत उच्च कोटि का, ऊंचा, श्रेष्ठ, दावा मतलब करने वाला मनुष्य वंचित। अर्थात जो मनुष्य है जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अर्थात जो मनुष्य है उसको सभी जीवों में बहुत उच्च दर्जे का जीव माना जाता है, श्रेष्ठ जीव माना जाता है कि मनुष्य से अच्छा जन्म किसी का है ही नहीं। तो मनुष्य जो है इस वाली शक्ति से वंचित है, अर्थात उसके पास ये शक्ति नहीं है। कौन सी? कि मूक भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके, अर्थात आपस में एक दूसरे के विचारों को समझ सके। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। विग्रह अर्थात जैसे एक दूसरे से लड़ाई या अलग होने से नहीं, केवल विनोद अर्थात खेल के भाव से, आत्मीयता के भाव से, अपनेपन के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, जैसे कि दो दोस्त आपस में कभी कभी एक दूसरे को मारते भी हैं, छुपते भी हैं, लड़ाई भी करते हैं, लेकिन वो उस समय आनंद ले रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे की मित्रता का जो प्रेम है उसको अनुभव कर रहे होते हैं, लेकिन वो लड़ाई नहीं कर रहे होते। लेकिन जो देखने वाले हैं वो क्या कहेंगे, अरे लड़ क्यों रहे हो, अरे एक दूसरे को मार पीट क्यों रहे हो। दूसरों को यही दिखेगा, लेकिन वो क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे से अपने प्रेम के भावों को प्रकट कर रहे होते हैं। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता था। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। अर्थात हीरा और मोती एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि जब उनको एक हल होता है जिस पर क्या नाम है बच्चों, बैलों को बांध दिया जाता है, इस तरीके का एक डंडा होता है और ऐसे उसमें एक बैल को इधर और एक को इधर, और नीचे उसमें पीछे की तरफ वो होता है जो कि उसमें खेत के अंदर जोतता चला जाता है हाल। तो इस तरीके से बैलों को एक दूसरे ऐसे खड़ा कर दिया जाता है, एक बैल को इधर एक इधर, और गाड़ी चलती रहती है। इसी तरीके से ये जो जुआ होता है ये उनकी गर्दन पे ऐसे रखा होता है और बैल इसमें बंधे होते हैं। तो वो ये सोचते थे कि या तो मेरे सिर पे सारा बोझ आ जाए, अर्थात मोती सोचता था कि हीरा का सारा बोझ मैं उठा लूँ, और हीरा सोचता था कि मोती का बोझ सारा मैं उठा लूँ। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते।
नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात है, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वो क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें भेज दिया। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें भेज दिया है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, यह झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। अर्थात जो झूरी है बैलों का मालिक, जो उसका साला है गया, गया किसका नाम है, झूरी के साले का। तो वो जो दोनों बैलों को घर तक ले गया तो उसको रास्ते में पसीना छूट गया, अर्थात दांतों ले जाने में दांतों पसीना आ गया। अर्थात इतना पसीना, उसे मेहनत लगी उन बैलों को ले जाने में बहुत ही ज़्यादा। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगैया पकड़ कर आगे से खींचता। पगैया का मतलब है रस्सी जो बैलों के बंधी हुई होती है। पगैया रस्सी पकड़कर आगे खींचता तो दोनों पीछे की ओर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमें तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अर्थात बैल मनी मन सोचते हैं कि मालिक ने अर्थात झूरी ने हमें क्यों बेच दिया। हमने तो उसकी इतनी सहायता करी, मतलब इतना काम करा कि क्या नाम है, कोई अपनी उसको सेवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अर्थात कोई कमी नहीं करी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। चाकरी का तात्पर्य है नौकरी, मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। अब बच्चों ये देखो, जब आप किसी से प्रेम करते हो और आप वहाँ रह रहे हो और आपको बिना बताए कोई अपने साथ ले जाए तो, और वहाँ जाके फिर आपको ये लगे, आपके मन में एक ये बैठ जाए कि ये आदमी अच्छा नहीं है, तो आप ये बताओ कि आपके मन में क्या बीतेगी। आप यही सोचोगे कि इस ऐसे आदमी के साथ हमें क्यों भेज दिया गया, और वहाँ उसे अपनापन नहीं लगेगा। ठीक है, तो दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, अर्थात दोनों ने आपस में बात की, बिना बोले बताए और सलाह की। एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगड़े तोड़ा लिए, अर्थात वो जो रस्सियां थी मोटी मोटी उनको तोड़ लिया और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अर्थात पगहे जो रस्सी है वो बहुत मजबूत थे। अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल इन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। विद्रोहमय स्नेह से तात्पर्य है कि गुस्सा भी आ रहा है उन्हें बैलों को
कि तुमने मुझे क्यों बेच दिया और क्यों भेज दिया। और उस पे प्रेम भी आ रहा है, किस पे? झूरी पे, जो कि उनकी आंखों में दिखाई दे रहा है, किसकी? हीरा और मोती की। झूरी बैलों को देखकर इसने इसे गदगद हो उठा, अर्थात उसका जो हृदय था वो बहुत खुश हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेम आलिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। किसका? हीरा और मोती का। कि हीरा और मोती अपने आप अकेले और जानवर होकर भी अपने मालिक के प्रेम में रस्सियों को तोड़कर वापस वहीं आ गए, अपने मालिक के पास। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व थी, अर्थात यह घटना पहले कभी भी नहीं हुई थी, ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। अर्थात यह कभी भी नहीं हुई थी और इतनी फिर भी बहुत महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, अर्थात बालक जब इकट्ठे होते हैं, उन बच्चों ने, उनकी टोली ने यह निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ, अर्थात जो बच्चे कह रहे थे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी या किसी के पास ऐसे शब्द नहीं थे जो बच्चों की बातों को छुटला सके। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, अर्थात झूरी की जो पत्नी थी उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो बैल वहां से भाग आए थे। कहाँ से? उसके भाई के घर से। तो उसकी पत्नी को तो गुस्सा आना ही था। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम ना किया और भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका, नमक हराम क्यों है। अर्थात जो झूरी है उसे बहुत बुरा लगा इस बात का कि उसकी पत्नी जो है बैलों को क्या कह रही है, नमक हराम, जबकि वो बैल बहुत मेहनती थे। तो झूरी को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि वो मेरे बैलों को ऐसे कह रही है। कौन? झूरी की पत्नी। चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? किसने कहा? झूरी ने कहा। स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्या, तो भागते क्यों? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं और रगड़कर जोतते भी हैं। अर्थात जो झूरी है वो अपने बैलों को बहुत प्रेम करता था, तो उसकी पत्नी बोलती है कि जो मेरा भाई है या जो और लोग हैं वो झूरी जैसे बुद्धू नहीं हैं, क्योंकि वो झूरी बैलों को प्यार करता था, लेकिन उसकी पत्नी कहती थी कि जो बैलों को खिलाते हैं वो उनसे अच्छी तरह से मेहनत भी करवाते हैं। किससे? बैलों से। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, चाहे खाए या मरे। तो खली और जो चोकर होता है वो जो भूस होता है, सूखा भूसा, उसके अंदर मिलाया जाता है जिससे कि उसमें थोड़ा सा चिपचिपापन आ जाता है भूसे में, उसे बोलते हैं। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। मजूर को, अर्थात जो मजदूर रख रखा था झूरी ने, तो उस मजदूर को उसकी पत्नी ने कह दिया कि बैलों को केवल सूखा भूसा देना है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं।
बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। कौन कहता है? मजदूर। चुरा कर डाल आ। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय पर घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों में बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। जो साला था झूरी का, उसने क्या करा कि अपने बैलों को तो अच्छा भूसा दिया खली और चूनी मिलाकर, लेकिन जो झूरी के बैल थे उनको क्या करा, सूखा भूसा दे दिया खाने के लिए। दोनों बैलों का ऐसा अपमान अर्थात बेइज्जती कभी न हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, अर्थात कभी भी पिटाई नहीं करता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। टिटकार का मतलब प्यार से आवाज़ जब मारता था तो दोनों ही उड़ने लगते थे, मतलब इतने खुश हो जाते थे, खुश होकर के दौड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। जो गया है बच्चों, मैंने पहले ही बताया है, ये झूरी के साले का नाम है। जो झूरी की पत्नी है उनके भाई गया। पर इन दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली। अर्थात जब गया ने उन दोनों बैलों को हल में जोता तो उन दोनों बैलों ने पाँव ना उठाने की कसम खा ली। वह मारते मारते थक गया। कौन? गया। पर दोनों ने पाँव ना उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ जो सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते, अर्थात दोनों पकड़ में ही ना आते। कौन? हीरा और मोती। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है, कि भागना तो बेकार है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। जो अब है बहुत पिटाई पड़ेगी। कौन मारेगा? गया। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा मैं भी। लाठी लेकर आ रहा है, मुझे मारेगा तो मैं 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की। कुशल का मतलब है अच्छी बात ये हुई कि गया ने इस बार दोनों बैलों को नहीं मारा, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता, नहीं तो मोती भी उसको मारता या कुछ भी करता, सींग मारता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। अर्थात जो मोती को गुस्सा आ रहा था, या हीरा को तो इतना नहीं आ रहा था, मोती को बहुत गुस्सा आ रहा था, तो हीरा और उसके दोस्त समझ गए कि इस समय भलाई इसी में कि चुपचाप इनको घर तक ले चलो। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई।
तो जो लड़की थी छोटी वो 2 रोटियां लाई और एक मोती के मुंह में और एक हीरा के मुंह में रोटी दे दी और चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, अर्थात किसी अच्छे इंसान का वास है। और वो अच्छा इंसान कौन है? वह छोटी सी लड़की। लड़की भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्यार की आत्मीयता थी। अर्थात वो जो लड़की थी उन बैलों से अपनापन, ऐसा लगता था कि जैसे उसके साथ, उन बैलों के साथ उस लड़की का कुछ अपनापन या अपनापन का रिश्ता है। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते। थान एक चबूतरा टाइप का होता है, वहां पर खूंटा गाड़ दिया होगा और वहीं इनको बांध दिया जाता था और रात को वहीं बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दोनों की 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था, अर्थात गुस्से की भावना भरी हुई थी और विद्रोह का जो भाव था वो उनके शरीर के एक एक रोम में भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता। हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दो। कौन कहता है? ये हीरा और मोती आपस में बात करते हैं। वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। यहाँ देखो बच्चों, तो औरत जात पर सींग चलाना मना है, अर्थात यहाँ पर जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उन्होंने औरत को एक सम्मान का भाव दिया है। यह भूल जाते हो? कौन? हीरा और मोती आपस में कहते हैं। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तोड़ा कर भाग चले। हाँ, यह स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाई और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाक में नाथ डाली जाएगी। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत न आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। नाथ डालने का मतलब होता है बच्चे, जो बैल या भैंस होते हैं तो उनके नाक के रास्ते जो है रस्सी निकाल दी जाती है आर पार और फिर उन्हें हल में जोता जाता है। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। किसे? हीरा और मोती को। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान ना रहा, अर्थात मार्ग ही भूल गए। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। अब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है रास्ता भूल गए।
तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। बेतहाशा का मतलब बिना देखे सुने भागते रहे। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? यह अपना धर्म छोड़ हम अपन के वह हम अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रहकर आहट ले लेते, कोई आता तो नहीं है। मतलब जो खेत में मटर की फसल लग रही थी उसी को दोनों खाने लगे और बार बार ये देख रहे थे गर्दन उठा के कि कोई आ तो नहीं रहा खेत का मालिक। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। अब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे यह क्या? कोई सांड डौंकता चला आ रहा है। डौंकता का मतलब चिल्लाता हुआ या आवाज निकालता हुआ चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे, अर्थात दोनों मित्रों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। सांड है या पूरा हाथी है? उससे भिड़ना जाने से हाथ धोना है। अर्थात अगर सांड से लड़ाई करनी है तो मतलब ये है कि जान से हाथ धोना, अर्थात मरना ही है। लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बसती नहीं नजर आ रही। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे। जान बचेगी? कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा। भाग क्यों ना चले? अर्थात जो सांड है वो कोई बात नहीं सुनेगा और वो उन्हीं की तरफ भागता चला आ रहा है और वो घमंड में है, ऐसा दोनों आपस में बात करते हैं। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है। 9-2-11 ये मुहावरा है। 9-2-11 से मतलब यहाँ से जा रहा है और जो दौड़ाए। तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेरता हूँ और तुम पीछे से रगेदो। अर्थात मैं पीछे से उस पर वार करूँगा और तुम आगे से। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, मेरी ओर झपटे, तुम बगल में उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों से युद्ध करे और दोनों को गिरा दे, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर ना देते। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल में आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं, अर्थात उस सांड को। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो। पहले कुछ खा तो ले तो सोचो। सामने मटर का खेत था। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमियां लाठी लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। सींचे हुए खेत से मतलब उसमें पानी भरा हुआ था, जो फसलों की सिंचाई करते हैं उसके लिए। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है
तो लौट पड़ा। अर्थात जो मित्र है, संगी से तात्पर्य मित्र, संकट में है, मुसीबत में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। तो बच्चों, ये थी प्रेमचंद की कथा, और इससे अगली वीडियो में हम आगे का पार्ट देखेंगे। तो आपको यहाँ तक कैसा लगा ये पार्ट और कितना समझ में आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ दिक्कत हो, परेशानी, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।